पराविद्युतांक। पराविद्युतांक होता क्या है पहले आपको समझना है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इतना सिंपल समझाएंगे आपको यही समझ में आ जाएगा। जब हम कोई दो आवेश, कोई एक आवेश यहां पर रखा है, कोई एक आवेश यहां है, ये Q1 और ये क्या है Q2, इनकी कुछ ना कुछ बीच की दूरी होगी R। एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है, ये और इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम है वायु। इसका माध्यम क्या है? वायु। और एक आवेश हम यहां रखेंगे, एक आवेश यहां रखेंगे, इसका माध्यम ये वायु में है। अब इसका कुछ माध्यम है, कुछ ना कुछ इसका माध्यम है, कुछ भी हो सकता है, मोम, कांच, जो भी हो, स्मॉल r, और ये Q1 और ये Q2। देखिए किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो जब ये आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी? स्मॉल r। ये होंगे वायु में और ये क्या होंगे? माध्यम में। जब कोई दो बिंदु आवेश वायु में और माध्यम में उपस्थित होते हैं, यानी कि जब इस पर विद्युत बल लगता है और इस पर भी विद्युत बल लगेगा, एक वायु में विद्युत बल लगेगा जब ये दोनों आवेश किस में उपस्थित हो? वायु में। और एक विद्युत बल कब लगेगा? जब ये दोनों आवेश किस में उपस्थित हो? माध्यम में उपस्थित हो। तो देखिए अब आप समझना, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। मैं कह रहा हूं आपसे बार बार, इन दोनों का रेशो यानी कि अनुपात क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, पराविद्युतांक कहलाता है। जब क्या है, बस इतना सा समझना है, कोई दो आवेश जब वायु में उपस्थित होते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ विद्युत बल लगेगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्या विद्युत बल लगेगा। और जब दो आवेश किसी माध्यम में उपस्थित होते हैं तो उस पर भी क्या लगता है? विद्युत बल लगता है। तो दोनों, इसमें भी विद्युत बल और इसमें भी विद्युत बल, इन दोनों का रेशो यानी अनुपात ही जाके क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जब अनुपात में हो, वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच, ऐसा लिखना है, वायु में रखे एक निश्चित दूरी, वायु में रखे एक निश्चित दूरी, या वायु में एक निश्चित, देखिए यहां लिखना है रखे, वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे किन्हीं दो आवेशों, इसकी बात हो रही है पहले देखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, देखिए लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? इसको F1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, और न्यूटन रहेगा, बल है ना, ये न्यूटन रहेगा, ठीक है ना। देखिए वायु में क्या बल लगेगा? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। अब यहां देखना है, अगर यही दोनों आवेश किसी माध्यम में हो, यहां लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? विद्युत बल इतना लगता है, उन्हीं ऐसा लिखेंगे, वही दोनों आवेश, क्या लिखेंगे? वही दोनों आवेश उतनी ही दूरी पर जब किसी माध्यम में स्थित होते हैं, जब किसी माध्यम में रखे हों, तब उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, तब उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, देखिए इसमें माध्यम में जो उपस्थित होते हैं
तब क्या विद्युत बल लगता है, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2 वटे R स्क्वायर और न्यूटन। देखिए इसमें इतना डिफरेंस देखिए इसमें क्या है, ये वायु में है, आपको पता है वायु या निर्वात का पराविद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। माध्यम है, माध्यम कुछ भी माध्यम हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर माध्यम इसको क्या जल मान लें, पानी जल, तो जल का पराविद्युतांक कितना होता है 80, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिखा है K। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम अनुपात में लिखेंगे, F1 बटे F2 बराबर, देखिए ये दोनों कट जाएंगे ना, देखिए इन दोनों में क्या कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, क्या बचा, K बचा अकेला। देखिए यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने बताया ना आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना इजी है। देखिए इस पर जो इसकी गणितीय परिभाषा निकली, इसको समझना है। वायु में एक निश्चित दूरी पर, देखिए वायु में एक निश्चित दूरी पर रहते किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। वही दोनों आवेश उतनी ही दूरी पर रखे हैं, वही दोनों आवेश उतनी ही दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K आएगा, क्योंकि माध्यम है ना, माध्यम में रखे उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल ये है आपके सामने। इस दोनों को क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे, तो F1 बटे F2 बराबर K। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जब वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2, देखिए यहाँ क्या है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। अब क्या करना है, इन्हीं दो आवेशों को मुझे क्या करना है, उठा के किसी माध्यम में रख देंगे, कुछ ना कुछ माध्यम होगा, उस माध्यम में रख देंगे, तब उस पर कितना बल लगेगा उतनी ही दूरी पर, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इंपॉर्टेंट पॉइंट K, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। अब क्या करेंगे, दोनों को रेशो कर देंगे, तो यही जाके क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो देखिए इसको मिला के दोनों, ये परिभाषा है जिसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इसके आगे हम आपको बताएंगे पराविद्युत पदार्थ क्या कहलाते हैं। कुछ यहाँ पर वो बताएंगे कि कुछ पदार्थ हैं उनके पराविद्युतांक कितना। देखिए जैसे वायु का परा, ये देख सकते हैं आप, वायु का पराविद्युतांक कितना होता है 1, यहाँ लिख लीजिए पराविद्युतांक, ठीक है। इधर ये क्या है, पदार्थ, कुछ आपको ये लिखवाते हैं पॉइंट वायु का। इसके बाद आपको लिखवाएंगे हम जल का पराविद्युतांक कितना होता है 80। यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ पर धातु का पराविद्युतांक देखिए कितना होता है, अनंत होता है, यहाँ पर देखिए अनंत लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और भी पदार्थ हैं, जैसे कि कांच का पराविद्युतांक, अभ्रक, देखिए अभ्रक का पराविद्युतांक कितना होता है 6 होता है। यहाँ देखिए कागज का भी कितना होता है 6 होता है। देखिए यहाँ कांच का आप लिख सकते हो, कांच का पराविद्युतांक कितना होता है, यहाँ देखिए 3 होता है। और एक और आप लिख सकते हैं जैसे कि मोम का पराविद्युतांक कितना होता है, ये 5 होता है। तो कुछ पदार्थ हैं जिनके पराविद्युतांक आपको याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, विकल्प में पूछ लेता है कि धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है, तो आप इसमें बता सकते हैं। इसके आगे आपको दो और डेफिनेशन बताएंगे छोटी छोटी। परावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना। पोलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, ये और इसके 2 टाइप होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये क्या है, आपको सीखना है इसको। देखिए आपको याद होना चाहिए, ये परावैद्युतांक 5-6 ये पदार्थ हैं, इसका याद होना चाहिए। जैसे मोम का 5 होता है, कागज और अभ्रक का 6 होता है, और वायु का 1 होता है, जल का 80 होता है। इसके बाद एक और बचा है आपका, जैसे कि कांच का 3 होता है। चलिए अब आपको बताते हैं परावैद्युत पदार्थ। अभी आपको समझाया है परावैद्युतांक।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया। अब बताएंगे हम आपको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी कि परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं। देखिए बहुत अच्छे से समझना है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। वे पदार्थ जो अपने अंदर से, बस इतना सा ध्यान रखना है, वे पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश का क्या प्रवाह नहीं कर पाते हैं, आवेश का प्रवाह नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये कुचालक की भांति होते हैं, ये कुचालक की भांति होते हैं, इसलिए ये क्या प्रवाह नहीं कर पाते हैं। किंतु क्या करते हैं, आवेश प्रवाह में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। बस आप क्या लिख सकते हो इसमें, ये लिखना है आपको, वे पदार्थ कॉमा जो अपने अंदर से, जो क्या करते हैं, अपने अंदर से आवेश का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। देखिए आवेश का प्रवाह नहीं कर पाते हैं, प्रवाह नहीं कर पाते हैं, किंतु क्या करते हैं, आवेश प्रवाह में सहायता करते हैं, किंतु आवेश प्रवाह में सहायता करते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं, यानी कि परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए हमने आपको मेन पॉइंट बताया कि ये आवेश का प्रवाह क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सुचालक नहीं, कुचालक की भांति कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे, इसमें ये कुचालक की भांति कार्य करते हैं, कुचालक की भांति होते हैं या कार्य करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए परावैद्युत पदार्थ जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके टू टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। आपको यहाँ पर दोनों प्रकार हम समझाएंगे। जैसे इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। देखिए अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। यहां लिखेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब देखिए क्या होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। हम आपको एग्जांपल से बताएंगे यहाँ पर कि कैसे संपाती नहीं होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र, धनावेश और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, बल्कि उनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है, बल्कि उनके बीच की दूरी क्या होती है, अत्यंत अल्प होती है। क्या कहलाते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका कैसे लिखना है इसको, वे पदार्थ जिनके अणुओं के जिनके अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र, धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। देखिए द्रव्यमान केंद्र क्या नहीं होते हैं, एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, बल्कि उनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है, उनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। देखिए यहां लिखना है ध्रुवीय परावैद्युत
अणुओं के द्रव्यमान, जिनके अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान के, जिनके जो अणु हैं उनके धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान के एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, बल्कि उनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए एग्जांपल में क्या लिखोगे, NH3। NH3 ये क्या है, जो अणु है इनके द्रव्यमान के संपाती नहीं होते हैं, बल्कि इनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है। जैसे कि H2O, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O वाटर, ठीक है ना। इनके द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, और दूसरी बात क्या है, इनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है। और जस्ट इसके विपरीत आपको क्या निकालना, आप ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ये आप बताएंगे, आप बिल्कुल जस्ट इसके उल्टा बे पदार्थ। देखिए अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या है, ये तो हो गया ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अगर मुझे यहाँ पर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन बताना है तो क्या लिखेंगे, बे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती यहाँ नहीं होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में होते हैं, जिनके बीच की दूरी शून्य होती है। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं आप, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में यहाँ पर लिखना है होते हैं, इसको नहीं को काट देना है आपको, इसको नहीं को हटा देना है। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के आपको डेफिनेशन लिखना है। मैं आपको यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से इसमें नहीं है तो उसमें क्या संपाती होती है। इसमें क्या लिखा है, उनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है, तो उसमें क्या लिखना है आपको, उनके बीच की दूरी शून्य होती है, उनके बीच की दूरी शून्य होती है। और ज्यों के त्यों आपको लिखना है। जैसे कि उसमें क्या लिखोगे आप उदाहरण में, यहाँ बताते हैं आपको, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। इसमें जैसे में क्या लिखोगे आप, H2, इनकी बीच की दूरी क्या होती है, शून्य होती है। ध्यान रखना ये अणु है जो, इनकी बीच की दूरी क्या होती है, शून्य होती है। N2, इनकी भी बीच की दूरी क्या होती है, शून्य होती है। तो आप लिख सकते हैं ना अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा, वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, उनकी बीच की दूरी शून्य होती है, क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि H2N2। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको समझना अति आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो कि आगे चलकर इसमें जो आगे फिजिक्स में डेरिवेशन बताएंगे उसमें जरूर इसमें पूछा जाएगा। तो प्लीज अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यह वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाएं, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको अधिक से अधिक इसमें फिजिक्स का जितना भी कोर्स है ये आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और बस जस्ट थोड़े ही दिनों बाद हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 की, और वो क्लास भी साथ में स्टार्ट होगी। बस आप मुझे बताएं कि मुझे समझ में आता है, कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और थैंक यू, धन्यवाद।